वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर हो। अगर किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो जाते है, हार्ट अटैक हो जाती है, उसके हार्ट ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, या आउटसाइड द हॉस्पिटल हो, तो आप उसको किस तरह रेस्क्यू करेंगे, इसको हम कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, या हम इसको सिंपली CPR कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि हम जो कोलैप्स पेशेंट है उसको रिवाइव करते हैं, उसको वापस लेकर आते हैं, ताकि जो हार्ट ब्लॉक हो चुकी है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिलीवरी नहीं होती ब्रेन की तरफ, ठीक है, उसको वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में लेकर आए। CPR का मतलब क्या है? C मीन कार्डियो विच मीन हार्ट, P मीन पल्मोनरी विच मीन लंग्स, एंड रिससिटेशन मीन रिकवरी। हम कौन से पेशेंट में CPR को परफॉर्म करेंगे? वो पेशेंट जिसमें कार्डियक अरेस्ट हो, जिसमें हार्ट जो है वो पंपिंग नहीं करता, ब्रीथिंग पेशेंट नहीं करता, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, या दोनों की कम्बिनेशन, तो इस पेशेंट में हम CPR जो है वो करवाएंगे। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि कोई पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में है या रेस्पिरेटरी अरेस्ट में है या दोनों में है? तो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट नहीं होगा, उसके अनरिकॉर्डेबल PP होगा, पल्स उसका नहीं आ रहा होता, ठीक है, और अगर हम अस्कल्टेट कर ले तो उसका कार्डिक टोन भी नहीं होगा। तो इस पेशेंट में हम फिर CPR करेंगे। अब कार्डिक अरेस्ट क्यों होता है? तो इसकी काजेज़ को हमने इस तरह किया है कि 6H और 4T's की वजह से। 6H में क्या है? हाइपोक्सिया है, ऑक्सीजन डिलीवरी नहीं है, हाइपोटेंशन है, ब्लड प्रेशर कम है, हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर कम है, हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज लेवल कम है, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो गए हैं यानी एसिडोसिस है, pH जो है <7 है, एंड हाइपोकलीमिया, पोटाशियम का लेवल कम हो चुका है। तो ये 6H है जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट होते हैं। 4T's क्या है? कार्डियक टेम्पोनार्ड है, ठीक है, जो कार्डियक स्पेस है, प्लूरल पेरिकार्डियम और हार्ट के दरमियान फ्लूइड जमा हो चुका है। टेंशन निमोथोरेक्स है, लंग्स के जो प्लूरा है उसमें सुराख बन चुका है। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है, कोरोनरी आर्टरी या पल्मोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस बन चुका है, क्लॉट बन चुका है, या ड्रग या इंसेक्टिसाइड की वजह से कोई टॉक्सिसिटी हो गई है। तो ये 4T's है जिसकी वजह से भी कार्डियक अरेस्ट काज होता है। अब CPR की 2 स्टेजेस हैं, एक को हम कहते हैं बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट BCLS, और एक को हम कहते हैं एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट जिस तरह मैंने बता दिया कि आप आउटसाइड द हॉस्पिटल भी किसी को रेस्क्यू कर सकते हैं, तो वो हम BCLS के थ्रू करते हैं। और हॉस्पिटल में हमारे पास इक्विपमेंट भी होते हैं, तो इक्विपमेंट के थ्रू या ड्रग्स के थ्रू अगर हम किसी को रिट्राइव करते हैं विद इन द हॉस्पिटल जहाँ पर फैसिलिटी हो, तो हम इसको फिर एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट कहते हैं। BCLS के 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू इंश्योर योर ओन सेफ्टी। अगर किसी जगह पर फायर लगा है, बम धमाके हो रहे, तो सबसे पहले आप अपने आप को सिक्योर कर लें। फिर इसके बाद जब आप बंदे के पास जाएंगे तो उसको शेक करें, उसको आवाज़ दे ज़ोर से कि आर यू ऑल राइट, ठीक है। उसके रिस्पांस चेक करें, अगर वो ठीक है तो आपको जवाब देगा, अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि वो कोलैप्स है। तो फिर आप दूसरे को आवाज़ दे कि हेल्प मी, ठीक है। इसके बाद आप असेसमेंट करेंगे, अगर कोई रिस्पांस नहीं करता, आपकी सवाल का जवाब नहीं देता, तो इसका मतलब है कि वो कोलैप्स है, तो आप असेसमेंट करेंगे। सबसे पहले आप कैरोटिड पल्स को असेस करेंगे, जो बड़ा आर्टरी है नेक में उसको असेस करेंगे कि उसमें पल्सेशन है कि नहीं। इसके बाद आप ब्रीथिंग को असेस करें कि एपनिया है कि नहीं, सीसेशन ऑफ द रिस्पायरेशन है कि नहीं। तो एपनिया आप किस तरह असेस करेंगे? लुक, लिसन एंड फील फॉर 10 सेकंड, ठीक है। 10 सेकंड तक आप उसकी वॉल मोमेंट को देखेंगे, उसकी साउंड ऑफ ब्रीथ को सुनेंगे और एयर फ्लो को फील करेंगे, हाथ उसकी मुंह की या नाक के बाहर। अगर उसकी ब्रीथिंग है तो दैट ही इज़ आर शी मे नॉट बी एंड एपनिया, अगर नहीं है तो वो एपनिया कंडीशन में है। तो BLS में हम क्या करते हैं? 3 स्टेप्स हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले आपने पेशेंट को आवाज़ दी, रिस्पांस नहीं करता, फिर असेसमेंट की, हार्ट भी नहीं है, पल्स नहीं है और ब्रीदिंग भी नहीं करती, तो आप ABC की तरफ जाएंगे। A का मतलब है एयरवे, B का मतलब है ब्रीथिंग एंड C का है
सर्कुलेशन। तो एयरवे आप किस तरह मैनेज करेंगे? हेड टिल्ट एंड चिन लेफ्ट, जो आप पिछले लेक्चर में हमने कवर किया। जॉ थ्रस्ट हमने भी कवर किया। अगर किसी बंदे की जो एयरवे है उसमें फॉरेन बॉडी है तो उसको इंडेक्स फिंगर के थ्रू उसको एक्सपेल आउट करें। इसके बाद आप हेलमेट मैनेवर, अगर उसके थ्रू भी वो फॉरेन बॉडी जिसकी वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट है वो रिमूव ना हो सका तो आप हेलमेट मैनेवर अप्लाई करेंगे। हेलमेट मैनेवर में क्या है, पेशेंट को सीधा खड़े कर देंगे या उसको ज़मीन पर लटाएंगे, ठीक है, और उसकी एब्डोमेन को एक ज़ोरदार झटका जो है वो देंगे। तो इस ज़ोरदार झटके की वजह से जो उसका डायाफ्राम है वो अपवर्ड एलिवेट होगा, ठीक है, और हाई वेलोसिटी के थ्रू जो फॉरेन बॉडी है वो ब्लोन आउट होगा फ्रॉम द माउथ। ये देखें, ये पहला मेथड है। अगर इससे ना हो सका तो फिर ये दूसरा जो है ये मेथड अप्लाई करें। दूसरा है क्या है, बी का मतलब है ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग देने का जो BLS में है, क्योंकि आपके साथ इक्विपमेंट नहीं है तो आप किस तरह ब्रीथिंग देंगे, तो उसके 3 तरीके हैं। माउथ टू माउथ ब्रीथिंग, माउथ टू माउथ एंड नोज़ ब्रीथिंग एंड माउथ टू नोज़ ब्रीथिंग। तो माउथ टू माउथ ब्रीथिंग आप किस तरह करेंगे? सबसे पहले आप एयरवे को खोलेंगे और उसकी जो नाक है उसको बंद कर देंगे, फिर ख़ुद एक डीप ब्रीथ लेंगे, ठीक है, और अपने मुंह को उसके लिप्स के ऊपर सील करवाएंगे, ठीक है, और जो ब्रीथ आपने लिया है उसको फोर्सफुली जो है एक्सपायर करेंगे तो उसके मुंह के यानी लंग्स के अंदर चले जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड माउथ टू माउथ ब्रीथिंग। फिर माउथ टू माउथ एंड नोज़ है, तो ये हम एडल्ट में तो नहीं कर सकते क्योंकि इतना बड़ा मुंह तो किसी का नहीं होता कि वो माउथ और नोज़ दोनों को सील करे। तो ये बच्चों में होते हैं कि उसके माउथ और नोज़ दोनों को अपने मुंह से सील करे, पहले डीप ब्रीथ ले और उसको सील करके ब्लो दे। और तीसरा माउथ टू नोज़ ब्रीथ, तो इसमें आप अगेन वही मेथड है माउथ टू माउथ, लेकिन उसमें माउथ टू माउथ में हम नोज़ बंद करते थे, इसमें हम माउथ बंद करके नोज़ के थ्रू ब्लो देंगे। एंड द थर्ड वन इज़ द सर्कुलेशन विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ चेस्ट कंप्रेशन, कि हम हार्ट के ऊपर कंप्रेशन देते हैं, ठीक है, ताकि जो सर्कुलेशन है हार्ट अपना दोबारा काम शुरू करे और सर्कुलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए। क्योंकि ब्रेन को अगर 3 मिनट तक ब्लड नहीं पहुंचा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो वो डेड हो जाएंगे। सो चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। अगर किसी का सेंट्रल पल्सेशन नहीं है, आपने पल्स कैरोटिड पल्स चेक किया नहीं है तो आप पेशेंट को हार्ट सरफेस के ऊपर लटाएंगे और चेस्ट कंप्रेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। एक हाथ की पाम को प्लेस करेंगे दूसरे अपने हाथ के ऊपर और दोनों जो है वो फिर स्टर्नम के ऊपर आप कंप्रेशन जो है स्टार्ट कर लेंगे। इसमें आपके जो शोल्डर होंगे वो डायरेक्ट टूवर्ड आपके हैंड होंगे यानी बिल्कुल सीधे होंगे, ठीक है, और आपके जो एल्बोज होंगे वो स्ट्रेट होंगी एंड आर्म आर एक्सटेंडेड, और आपका जो वेट होगा वो आपके ऊपर होगा, आप जस्ट कंप्रेशन हाथ से लगाएंगे। तो जब आप एक कंप्रेशन देंगे तो इस कंप्रेशन से आपको अंदाज़ा होना चाहिए, इतना फोर्स आप लगाएंगे कि जो पेशेंट का चेस्ट है वो 4 to 5 सेंटीमीटर अंदर जो है वो जा सकते हैं एडल्ट में, बच्चों में 2 to 4 सेंटीमीटर और इन्फेंट में 1 to 2 सेंटीमीटर। आप कितनी कंप्रेशन देंगे? तो 1 मिनट में आप 100 to 120 कंप्रेशन देंगे, ठीक है। इसमें आपका रेशो टू कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशो कितना होगा? 30:2, यानी 30 कंप्रेशन जब आप लगाएंगे तो इसके बाद 2 ब्रीथ्स देंगे, फिर 30 कंप्रेशन, फिर 2 ब्रीथ्स, तो इस तरह ये साइकिल जारी रहेगा। ये देखिए जी, एडल्ट में आप इस तरह करेंगे कंप्रेशन, ठीक है, ये चिल्ड्रन में और ये इन्फेंट में, लेकिन रेशो आपका सेम होगा 30:2। अब आते हैं टुवर्ड द ALS, एडवांस लाइफ सपोर्ट, कि अगर हॉस्पिटल में किसी को कार्डिक अरेस्ट या रिस्पायरेट अरेस्ट होता है तो उसको आप किस तरह मैनेज करेंगे? तो सर्कुलेशन का वही तरीका है, कार्डिक कंप्रेशन करेंगे। एयरवे मैनेजमेंट आप माउथ टू माउथ या माउथ टू नोज़ नहीं करेंगे बल्कि बाई इक्विपमेंट करेंगे, बाई इंट्यूबेशन करेंगे। ब्रीथिंग आप वेंटिलेटर या एम्बूबैग से देंगे एडवांस टेक्निक के थ्रू। अगर किसी को
डिफिब्रिलेटर की ज़रूरत है तो आप मैनुअल डिफिब्रिलेटर भी यूज़ करेंगे और साथ ही आप आइनोट्रोपिक ड्रग्स यूज़ करेंगे, तो इसलिए हम इसको एडवांस कहते हैं। एयरवे मैनेजमेंट आप किस तरह करेंगे बाय इक्विपमेंट? विद द हेल्प ऑफ फेस मास्क भी कर सकते हैं, ओरोफेरेंजल एयरवे, ड्यूडल एयरवे आप डाल सकते हैं, नेजोफेरेंजल एयरवे भी डाल सकते हैं, LMA भी डाल सकते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब भी डाल सकते हैं। अगर ये सारे इम्पॉसिबल है तो फिर आप सर्जिकल एयरवे, जिसको हम ट्रेकियास्टोमी कहते हैं, वो करवा सकते हैं। ये देखिए जी, ये है आपके साथ मास्क, ये है ओरल एयरवे, ये है नेज़ल एयरवे, ये है एंडोट्रेकियल ट्यूब, ये है LMA और ये है ट्रेकियास्टोमी। तो आप इसमें से किसी तरीके से भी एयरवे को सिक्योर कर सकते हैं। माउथ टू माउथ, माउथ टू नोज, वो वाला तरीका आप एडवांस में आप यूज़ नहीं करेंगे। इक्विपमेंट के थ्रू आप ब्रीथिंग किस तरह देंगे? विद द हेल्प ऑफ एम्बू बैग, आप मास्क लगा दें, ठीक है, और उस मैनुअली जो है आप उस बैलून को पंप किया करें तो उसे, और उस बैलून को ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट कर लें, ठीक है। तो ये मैनुअल है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक हम नहीं दे सकते। हम पेशेंट को इंटूबेट करके वेंटिलेटर के साथ अटैच करेंगे तो आसानी हो जाएंगी। सर्कुलेशन एक तो आप है चेस्ट कंप्रेशन, जो ACLS और BLS दोनों में सेम है, ठीक है, वही तरीका यहाँ पर दिया गया है। IV एक्सेस आपका होना चाहिए, जिसके थ्रू आप ड्रग्स देंगे। और फिर डिफिब्रिलेशन आ जाती है, तो डिफिब्रिलेशन आप CPR से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपने CPR किया, रिदम को असेस कर दिया, अगर बंदा वेंट्रिकुलर VF में है या पल्सलेस VT में है तो आप शॉक देंगे। अगर PEA में है, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, या SSLE में, तो उसमें फिर शॉक की ज़रूरत नहीं है, CPR को कंटिन्यू कर लें। ये देखिए जी, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में आपके साथ ECG इस तरह होगा, जबकि VF में आपके साथ इस तरह होगा। इन दोनों कंडीशन में आप शॉक देंगे। शॉक किस तरह देंगे? पहले 120 जॉल का देंगे, अगर इससे ना हुआ तो 240, फिर इसके बाद 360, 3 से ज़्यादा शॉक नहीं देने। और ये है नॉन शॉकेबल रिदम। नॉन शॉकेबल ये है पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इसमें ECG आपका बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन पेशेंट का पल्स नहीं आ रहा होता, ठीक है, तो इसमें आप शॉक नहीं देंगे, या SSLE में भी आप शॉक नहीं देंगे। अब डिफिब्रिलेशन आप किस तरह करेंगे? तो डिफिब्रिलेटर में आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें 2 पेडल्स होते हैं, तो एक पेडल को राइट इंफ्राक्लेविकुलर रीजन में रखेंगे, ये देखें, एक पेडल को यहाँ पर रख दें, और दूसरा पेडल को आप 5 to 6 इंटरकॉस्टल स्पेस एंड द मिड एक्सिलरी लाइन उस पर रखिए, ये मिड एक्सिलरी लाइन है, ठीक है। तो फिर शॉक देंगे 120 जॉल का। अगर 120 जॉल से नहीं हो सका, CPR दोबारा कंटिन्यू कर लें, पल्स को असेस कर ले, फिर भी नहीं है तो 240 दे दें, 240 से नहीं होता तो 360 दे दें, अगर नहीं होता तो फिर छोड़ दें। ड्रग कौन कौन से यूज़ होते हैं? एड्रेनलिन, ठीक है, इसका डोज दिया गया है, ठीक है, और एवरी 4 मिनट आप उसको रिपीट करें, लेकिन CPR को स्टॉप ना करें, CPR भी कंटिन्यू है। अगर शॉकेबल है तो शॉक दें, अगर नॉन शॉकेबल है तो शॉक ना दें। इसके अलावा मैग्नीशियम भी देंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट भी देंगे, और एट्रोपिन जो है वो भी देंगे। तो ये 4 ड्रग्स मोस्टली यूज़ होते हैं। अगर इसके साथ साथ आप स्टेरॉइड को यूज़ करते हैं तो वो भी दें, हाइड्रोकॉर्टिसोन 250 to 500 मिलीग्राम भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट भी देंगे, क्योंकि अक्सर पेशेंट एसिडोसिस में चले जाता है, अगर वो ब्रीथिंग नहीं करती तो कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होगा और उसका pH बहुत ज़्यादा लो होगा, यानी एसिडोसिस में होगा, तो आप सोडियम बाइकार्ब भी देंगे। हाइपरकलीमिया भी हो सकते हैं या TCA ओवरडोज भी हो सकती है, तो इसमें आप सोडियम बाइकार्ब देंगे। इसके अलावा फ्लूइड को जो है रैपिडली इन्फ्यूज़ करेंगे, पर्टिकुलरली आप नॉर्मल सलाइन या हिमासिल जो है वो देंगे, अगर हाइपोवोल्यूमिया की वजह से हो चुका है। तो ये था CPR, इम्पॉर्टेंट है, इसको समझें। MCQs भी ज़्यादा आते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, इसको प्रैक्टिकली भी समझें और थियोरेटिकली भी। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।